स्वाभाविक रूप से जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसका अपना एक इतिहास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय स्वर देकर के एक नई ऊंचाई दी थी। हर व्यक्ति उनका स्मरण करता है। भारत की आजादी के आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हर उस भारतीय की जवान पर हैं जो भारत की आजादी का समर्थक रहा है। और उस समय तिलक जी की लेखनी ने, उनकी पत्रकारिता ने भारत की आजादी को एक नई दिशा दी थी। कालांतर में भारत की आजादी के महानायक के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी पत्रकारिता को इस आंदोलन का आधार बनाते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी पत्रकारिता को देश की स्वाधीनता और सामाजिक न्याय का आधार बनाने का कार्य किया था। एक लंबी श्रृंखला है हिंदी पत्रकारिता की, जिन्होंने केवल अपने आप को लेखनी तक सीमित नहीं रखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में समाज की आवाज को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। याद करिए 1975 में जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी पत्रकारिता ने अनेक ऐसे मूर्धन्य और क्रांति को स्वर देने वाले संपादक भी और रिपोर्टर भी दिए, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के गले को घोंटने नहीं दिया था। भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उस समय आगे आकर के अपना योगदान दिया। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार है वह केवल विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका ही नहीं है, मीडिया की भी उसमें उतनी ही सशक्त भूमिका है। लेकिन मीडिया की भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में, जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, डीप फेक का खतरा हरेक के ऊपर मंडरा रहा है, तब फेक न्यूज का क्या होगा। और मैं बहुत बार ये नहीं समझ पाता हूं कि अपनी रिपोर्टिंग को एक सनसनी पैदा करने का आधार बनाने की बजाय उसको अगर हम संवेदनशील बना करके सकारात्मक रूप देते तो उससे बहुत सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी होती। आप देखो ना, सनसनी पैदा करने वाली न्यूज हो सकता है तात्कालिक रूप से व्यक्ति को, रिपोर्टर को या किसी समाचार पत्र को या किसी मीडिया ग्रुप को तात्कालिक लाभ दे दे, लेकिन जब वही फेक निकलती है तो उसको कटघरे में भी खड़ा होना होता है। और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं और हम लोग उसलिए अलर्ट भी रहते हैं पहले से ही, क्योंकि हर
10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इन चीजों को देखते हैं, कहां पे क्या कुछ चल रहा है। हर एक जगह हमें देखना होता है, क्योंकि आज के समय में अगर एक भी सनसनी न्यूज या रिपोर्टिंग कहां पे आग लगा दे, कहां पे क्या कुछ कर ले, कोई भरोसा नहीं है। जब एक बार आग लग गई तो फिर उसको बुझाने में समय लगता है। हम लोग आज के दिन पे इस बात को कतई तैयार नहीं है कि यूपी में फिर से कर्फ्यू लगे, यूपी में दंगों की शुरुआत हो, यूपी में किसी प्रकार की अराजकता की छूट किसी को दी जाए। और इन सब चीजों के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। और इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि एक संवेदनशील और सकारात्मक रिपोर्टिंग मीडिया के स्तर को और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को और भी विश्वसनीय बनाता है। और उन स्थितियों में मैं अमर उजाला परिवार को इस बारे में 78 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उस विश्वसनीयता पर खरा उतरने का प्रयास किया है, वर्तमान की चुनौतियों के साथ अपने आप को तैयार किया है। मित्रों, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह भी जानना हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर होता है व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का है, वो अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि कभी कभी उसके स्वर ट्रेड यूनियन जैसे दिखाई देने लगते हैं। याद रखना, ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति कभी भी सकारात्मक नहीं रही, और जहां पे भी ये प्रवृत्ति पनपी है वहां पर उसने सत्यानाश ही किया है, किसी का कल्याण नहीं किया है, सिवाय चंद उस ग्रुप के लिए चंदा वसूली के सिवाय। जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का काम करते हैं। आप देखते होंगे वे ट्रेड यूनियन के नेता कोई काम नहीं करते, एक झोला कंधे पर लटका करके पूरे घूम घूम करके डिस्टरबेंस करते हैं, हर एक व्यक्ति से चंदा वसूली करके अपने घर को तो भरते हैं, लेकिन उस श्रमिक को, उस कामगार को और उस सिस्टम से जुड़े हुए हजारों और लाखों लोगों को एक समय के बाद भूखमरी के कगार पर ला करके खड़ा कर देते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को जिनके लिए सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए, बहुत बार जब हम हीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसका खामियाजा एक लंबे समय तक समाज को भी और देश को भी भुगतना पड़ता है। आपके सामने ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, और ज्यादा दूर मत जाइए, कानपुर आपके सामने उदाहरण है। कभी कानपुर देश के अंदर एक समृद्धतम शहरों में से एक था, हजारों लोगों के रोजगार का एक माध्यम बना था। आज क्या है, वहां सारे उद्योग बंद हो गए थे। वहां पर जो लोग पहले बड़े गर्व के साथ सिर तान करके जाते थे, अपने घर से अपना टिफिन लेकर के जाते थे, उद्योग में काम करते थे और फिर उसी गौरव और गरिमा के साथ वापस आते थे, उद्योग बंद हो गए। जो व्यक्ति गौरव के साथ जाता था आज वहां पे ठेला लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने वहां के उद्योगों को नष्ट कर डाला, पूरी तरह बर्बाद कर डाला। और उद्योगपति तो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह उसने उद्योग लगा लिए, लेकिन वहां कार्य करने वाला कार्मिक जो था, श्रमिक जो था, वह जिस ट्रेड यूनियन का शिकार बना,
ट्रेड यूनियन के नेता भी, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन ट्रेड यूनियन का शिकार बना श्रमिक भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। गलत रिपोर्टिंग हमेशा दुष्परिणामों से दुर्गति की ओर सिस्टम को लेके जाता है। नकारात्मक रिपोर्टिंग हमेशा दुर्गति का शिकार बनाता है पूरे सिस्टम को, गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। और सकारात्मक रिपोर्टिंग उसी प्रकार से उस पूरी सिस्टम को प्रगति और समृद्धि के नए सोपान की ओर लेके जाता है। जिस सकारात्मक भाव के साथ हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया, और आज उत्तर प्रदेश की प्रगति आप सबके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने आज देखने को मिल रही होगी। मित्रों, आज से 9 वर्ष पहले जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंपा था, उस समय हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौतियां इस बात की भी थी, और मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे यूपी क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं तो एक सांसद था, स्वच्छंद था, बेरोक टोक अपने कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहता था। और यूपी भेजने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि मैं तो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन हम लोग आए थे क्योंकि यूपी की समस्या को मैं जानता था। मैं जानता था यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते हैं। मैं जानता था यहां पे हर जिले में सत्ता का समानांतर एक माफिया सत्ता संचालित होती है, और उसी के इशारे पर वहां का पूरा सिस्टम कार्य करता है। मैं जानता था कि यहां पे हर व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, चिकित्सक हो, व्यापारी हो, या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति, वह स्थानीय गुंडों को गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर है। और मैं यह भी जानता था कि इस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हर उस परिवार ने, जिसके परिवार में कोई बेटी होती थी, वह 10 बार सोचता था। फिर बेटी बड़ी होती थी तो उसको पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, घर के बाहर, दूर प्रदेश के बाहर, या तो छात्रावास में या रिश्तेदारी में उस बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। प्रदेश में जानता था कि इससे पहले की जो सरकारें हैं, ये लोग प्रदेश को कहां ले जाना चाहते थे। न इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हम लोग तो इस बात को मानते थे कि भाई आप देश के अंदर कहीं से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा का अंदाजा आपको लग जाएगा। जहां सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लग जाएं और चलना थोड़ा कठिन हो जाए, सायकाल है, अगर जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए तो मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। यानी ये 2 आधार थे। अगर आप दिन में आ रहे हैं तो सड़कों पर गड्ढे, और रात्रि को आ रहे हैं तो जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान के चलो अब यूपी के बॉर्डर पे आप आ गए हैं। प्रदेश का खजाना खाली था, कोई बैंकर्स हमें पैसा देने को तैयार नहीं था। कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है, और तो अच्छा है कि रिजर्व बैंक ने उसकी एक सीमा तय कर रखी है, अन्यथा क्या हालत होते हर व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 वर्षों में अगर हम लोगों ने नकारात्मक रुख अपनाया होता, हम कुछ नहीं कर पाते। हमने सकारात्मक रूप से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी सकारात्मक भाव के साथ, बिना भेदभाव के, न जाति,
न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न परिवार, किसी को भी नहीं। हमने कहा प्रदेश की जितनी भी आबादी है, हर प्रदेशवासी हमारे परिवार का हिस्सा है। समग्र विकास के लक्ष्य को लेकर के कार्य करना है। मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले पावर कारपोरेशन को लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर में बिजली देनी है 24 घंटे। मैंने कहा भी अब तक तो हमें 3 और 4 घंटे ही मिलती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे में बदल जाएगी? वहां के लोग पचा भी नहीं पाएंगे इसको, इसलिए रहने दीजिए आप। भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 1 गिलास दूध पिए और उसको अचानक आप 1 किलो पिलाने लग जाएंगे तो अपच हो जाएगा उसको। तो मैंने कहा ये अपच क्यों बनाना चाहते हैं आप गोरखपुर को, मत दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये यही होता रहा है। मैंने कहा उसी को तो रोकने के लिए आए हैं। जिस दिन 75 के 75 जनपदों में हम बिजली 24 घंटे देने लग जाएंगे, उस दिन गोरखपुर में भी 24 घंटे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी।